इस वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी और उसे सॉल्व करने के मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। वो इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की पावर 1 हो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये लीनियर इक्वेशन है। और भी हम दे सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 11, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब एक इक्वेशन में लिख रही हूँ x y प्लस z इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट लीनियर। अब ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? देखो, इसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल हैं सबकी पावर 1 है, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1। तो हमें ये भी देखना होता है कि जो टर्म वाइज पावर है वो 1 आ जाए। इनकी पावर तो 1 होनी चाहिए लेकिन टर्म वाइज पावर भी 1 आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 और 1, जब दो x और y वेरिएबल हैं मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी अगर टर्म वाइज पावर देखते हैं तो वो भी ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 1 2, तो यहाँ पे जो टर्म वाइज पावर है 1 ना होकर क्या है, 2 है। इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब हम सिस्टम की बात करते हैं। तो सिस्टम की बात के लिए हम चलते हैं, आपको 10th आपने पढ़ी हुई है तो सबको पता है। 10th में आपने लीनियर इक्वेशन के को सॉल्व करना सीखा है। x माइनस वाई इक्वल टू 1 मान लो एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करने को सीखा है, यही कहलाता है सिस्टम। अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन है तो आपको सॉल्व करने के लिए, उसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, जिसे हम सिस्टम कहते हैं। और इसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कहते हैं, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी किसी किसी बुक में लिखा होता है। तो इसके सॉल्यूशन का, अगर हम इसका क्या निकालते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, हम क्यों निकालते हैं? एक्चुअली में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 एक लाइन को दिखाती है, ऐसी 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 भी एक लाइन को दिखाती है। मान लो x माइनस 1 जो है एक लाइन ये है, 3x माइनस 2 एक लाइन ये है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है यही इन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब अगर 3 वेरिएबल्स हैं तब ये जो रिप्रेजेंट करती है वो लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये भी लाइन रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर 3 वेरिएबल्स मैंने लिख दिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, तो ये लाइन नहीं करती, ये करती है प्लेन रिप्रेजेंट। ठीक है, तो लाइन का जनरलाइजेशन 3 डायमेंशन में प्लेन होता है। तो ऐसे हमें जो है बहुत सारे प्लेन्स मिल जाएंगे और प्लेन का जनरलाइजेशन होता है। अब 3 डायमेंशन की हम आपको 2 वेरिएबल की इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है सिस्टम को। हम जो सीखेंगे वो अगर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं किसी सिस्टम में या 3 से ज़्यादा, तो कौन से मेथड होते हैं, और इनका सॉल्यूशन अगर 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन होती हैं, ये प्लेन रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए 3 वेरिएबल्स के लिए, और प्लेन रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा सेम वही होगा, 3 प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर तीनों प्लेन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यानी कि तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक होता है। अगर जो 3 इक्वेशन आपको दे रखी हैं उनसे रिलेटेड प्लेन है, किसी एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं तीनों प्लेन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। अगर तीनों
किसी कॉमन पॉइंट पे या किसी कॉमन लाइन पे इंटरसेक्ट नहीं करते तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलते। ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर मैथमेटिकली आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे, आगे हम करते हैं। पहले तो थ्री वेरिएबल्स की एक मैं इक्वेशन लिख देती हूँ और फिर उसको देखेंगे कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने लिख दी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 और x प्लस जेड इक्वल टू 6 मान लीजिए ये लिख दी। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो ये तीनों प्लेन को दिखा रही हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना होता है। मैट्रिक्स फॉर्म AX इक्वल टू B में, जहाँ की A जो होता है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें X का कोफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट रो में लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट को। Y का कोफिशिएंट 1, Z का कोफिशिएंट 1, ऐसे सेकंड में देखेंगे x का कोफिशिएंट 1, y का -1, z का 1। फिर थर्ड में देखेंगे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट y है ही नहीं यानी कि इसका कोफिशिएंट 0 है, और z का कोफिशिएंट 1। तो ये आपकी मैट्रिक्स है, इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स x जो होती है वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स होती है। इसमें आपके वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं x, y, z। और मैट्रिक्स B जो होती है वो आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, यानी कि जो कांस्टेंट है ना इक्वेशन में 11, 5, 11, -5 एंड 6। तो यानी कि सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में 3 वेरिएबल और 3 वेरिएबल से ज़्यादा वाली इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी बताने से पहले मैं आपको पहले यूजुअल जो मेथड हैं जो इजीली हो जाते हैं वो बताऊंगी, उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बताऊंगी। तो जो सबसे पहला इसमें मेथड आता है वो आता है क्रैमर्स रूल। इसमें जो सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली है, तुम्हें सिस्टम लिखना आ गया है। सबसे पहले हम चेक करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट क्या है। अगर वो नॉन ज़ीरो होता है तभी आप क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तो क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के क्या मेथड हैं। हम इसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल हैं आपके मान लो एक्स वाई जेड हैं, 3 वेरिएबल के ले रही हूँ। तो जो x है, अगर आप ऊपर देखो, ऊपर जो मैंने बनाया है इसमें एक नोटिस करने वाली बात है, जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम है, ये किससे, इसमें सारे x के कोफिशिएंट हैं तीनों के, y में वो सेकंड वाले में y के, और थर्ड कॉलम में z के कोफिशिएंट हैं। तो जब हमें x निकालना है तो इसी के x के कोफिशिएंट को हम फोकस करेंगे और b को करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने, जबकि यहाँ पे डिटरमिनेंट देखा नहीं है कि इसका ज़ीरो आ रहा है कि नहीं,
ठीक है, मुझे पहले चेक करना चाहिए, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल होगा तो डिटरमिनेंट चेक करेंगे, तब हम यही रूल फॉलो करेंगे। तो मैं जस्ट रूल बता रही हूँ आपको। तो क्योंकि फर्स्ट कॉलम एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो ए होता है, ए के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं बी से, मैट्रिक्स बी से। अभी A1 अभी बताती हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ A1, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ A। y हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A2, डिटरमिनेंट ऑफ A, और z हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A3, डिटरमिनेंट ऑफ A। इसका मतलब है जो भी हमारा A आया, जो x का कॉलम है, उसकी जगह हम B के एलिमेंट्स को रखेंगे। जैसे कि अगर मान लो ये होता, अभी मैंने इसका डिटरमिनेंट चेक नहीं किया है, अगर ये A नॉन ज़ीरो आ जाएगा, तो फर्स्ट A1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये फर्स्ट आपका कॉलम है ना, इसकी जगह हम लिख देंगे 11 -5 और 6। चलो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। A1 यहीं पे मैं A का डिटरमिनेंट निकाल लेती हूँ। डिटरमिनेंट A क्या आता है, 1 -1 -0 +1, ये 1 है, 1 -1 0 आ गया, फिर +1 0 और प्लस का 1, तो ये हमारा आ गया -1 +1, ये 0 आ रहा है, तो इसमें क्रैमर्स रूल नहीं लग सकता। ठीक है, तो हम एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ लेंगे। लेकिन मेथड ये होता, अगर ये मान लो नॉन ज़ीरो आ जाता तो हम फटाफट क्रैमर्स रूल लगा देते। बस हमें क्या चेंज करना होता है, एक्स के लिए फर्स्ट कॉलम की जगह हम लिख देते 11 5 6, वो मैट्रिक्स A1 बन जाती, और उसका डिटरमिनेंट लेते और वो हम इस फॉर्मूले में रख देते और A का मान रख देते, ऐसे हमें x आ जाता। तो एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 वेरिएबल कर लेती हूँ, छोटा रहेगा और आपको दिखाई भी देगा। अब इसे अप्लाई करने के लिए क्रैमर्स रूल के लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। x - y = 1 और दूसरा है 3x - y = 2। आप इसको सॉल्व करना जानते हैं यूजुअल मेथड से, लेकिन हम क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हैं, और यही आपको 3 वेरिएबल्स पे भी लगाना है। तो इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, मैं AX = B होगा, तो यहाँ पे A जो आएगा आपका, वो आएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 -1 और 3 -1। तो क्रैमर्स रूल लगाने से पहले हम चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंट A आया आपका -1 माइनस और -3, ये आ गया 2। इट मीन्स कि ये डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन ज़ीरो है, तो क्रैमर्स रूल हम लगा सकते हैं। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या होगी, हमारा डिटरमिनेंट ऑफ A1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। अब A और ऐसी y की डिटरमिनेंट ऑफ A2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो अब हमें A1 A2 निकालना है और उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो मैट्रिक्स A1 लिख लेते हैं। मैं इसे ब्लू से कर रही हूँ जिससे वो अलग से दिखाई दे, जगह कम है। मैट्रिक्स A1 आएगी आपकी, क्योंकि ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम डिनोट कर रहा है एक्स को, फर्स्ट कॉलम में ही एक्स के कोफिशिएंट हैं, तो हम इसे चेंज किससे करेंगे, बी से। बी के एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वाले 1 2, यानी 1 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 2 -1 -1। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ A1 आया आपका, ये आ गया -1 माइनस ऑफ -1, यानी कि माइनस ऑफ -2, -1 +2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे
मैट्रिक्स A2 देख लिया हमने। A2 मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, जो इसमें y वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट सेकंड वाले हैं, तो सेकंड को रिप्लेस करेंगे 1 3 ऐसे लिख दिया। सेकंड रो कॉलम की जगह हम 1 2 लिख देंगे, 1 2, इस ये आ गया 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1। तो इसी फॉर्मूले से मतलब मैंने यहाँ पे ऐसे कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ये आ गया -1। तो यहाँ से आपको मिल गया x इज इक्वल टू A1 डिटर्मिनेंट ऑफ A1 1 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A2 सॉरी A डिटर्मिनेंट ऑफ A2 है, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। y डिटर्मिनेंट ऑफ A2 -1 है, और A का डिटर्मिनेंट 2 है, तो ये आ गया। तो ये आपके आंसर हो गए। 3 वेरिएबल के लिए भी आपको सेम यही काम करना है। अब हम एक और मेथड होता है जो यूज़ किया जाता है कॉमनली, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसका मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगी क्योंकि वो इन्वर्स पे आधारित है और इन्वर्स निकालना आपको आता है, तो मेथड बताऊंगी एक्चुअली में किया क्या जाता है। एक तो फर्स्ट क्रैमर्स रूल हो गया, दूसरी अप्रोच क्या है, हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉन ज़ीरो देन a इनवर्स एग्जिस्ट। भाई क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, आपने पढ़ा है ये तभी एग्जिस्ट करता है। तो अब a इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर गया तो हम ऑपरेट कर देते हैं ए इनवर्स को इक्वेशन में दोनों साइड। यहाँ से हमें मिल जाता है आई एक्स इज इक्वल टू, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो है आई बन जाएगा, ए इनवर्स ए आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स बी। और यहाँ से आपको मिल गया फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो जो सेकंड मेथड है इसमें हमें करना क्या होता है, इसको ध्यान रखते हैं। यानी कि इसमें भी दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे क्रैमर्स रूल है उसमें भी डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो होगा तभी क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही इसमें भी। तो सबसे पहले देखना है डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो है, अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो ए की इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल लो और उसे बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो हमें कॉलम वेक्टर मिलेगा वही आपकी सॉल्यूशन है, वही आपका आंसर है, क्योंकि ये आपको एक कॉलम वेक्टर देगा। ठीक है, ये है। अगर 3 वेरिएबल का है तो ये जो है एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, वाई इक्वल टू सेकेंड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला जेड इक्वल टू हो जाएगा। तो इन्वर्स आपको निकालना आता है, इसलिए मैं इसे बता नहीं रही कि इन्वर्स कैसे निकालेंगे, मेथड ही होता है इसका। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ जो हमने सॉल्यूशन पढ़े वो किसके पढ़े, जबकि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। तो क्वेश्चन तो ये उठता है ना कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर ये है कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो होते हुए भी हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी के रूल हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं, तो आप कैसे भी लिख लो, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इसके लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका सिस्टम तो आपको पता है कैसा है, ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का है। तो हम इसमें सबसे पहले चेक करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है क्या, ये हमारे सिस्टम है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है ए कोलन बी, यानी कि मैट्रिक्स ए के साथ ही जो बी की कॉलम मैट्रिक्स है वो ऐड कर देते हैं, यानी कि एक कॉलम उसमें बढ़ा दिया, ये कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इजी करने के लिए मैं इसे सी कह देती हूँ, मैट्रिक्स सी है ये, ठीक है। तो अब कंसिस्टेंसी जो डिपेंड करती है वो किस पे फॉलो करते हैं, ए और सी पर निर्भर करती है। किस मैट्रिक्स पे निर्भर करिए, सी और ए पर। तो इन दोनों को हमें फोकस में करना है। अगर ये हमने देख लिया तो हमें पता चल जाएगा कैसे निकालना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो मैं इसे आपको एक वेन डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमारी ए एक्स इज इक्वल टू बी इक्वेशन है। सबसे पहले मैंने कहा था ए और किस पे फोकस करते हैं, सी पर। तो रैंक ए निकालते हैं और रैंक सी निकालते हैं। रैंक सी क्या, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक। जब हम ये दोनों निकाल लेते हैं तो हमें क्या देखना होता है, अगर दो चीज़ें हैं, दो नंबर हैं हमारे पास, तो हम क्या देखेंगे, उन दो नंबर में क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो वो इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। तो दो कंडीशन है इसके पास, तो हमने भी ये दो कंडीशन ही हम एक्सप्लोर करेंगे। तो पहली क्या है कि जबकि ये इक्वल हो जाए, रो ए इक्वल टू रो सी हो जाए। दूसरी है कि जबकि ये इक्वल ना हो, रो ए इज़ नॉट इक्वल टू रो सी। तो अगर इक्वल नहीं होते तो इनकंसिस्टेंट होता है सॉल्यूशन सिस्टम, यानी कि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर मान लो ये इक्वल हो जाते हैं, अब इक्वल हो जाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा, इक्वल होने से हमें ये पता चल गया कि सोल्यूशन मिलेगा। अब सोल्यूशन भी तो बहुत तरह के हो सकते हैं, यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाए। तो ये भी दो में, इससे हमें ये पता चल गया सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। सिस्टम कंसिस्टेंट है यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। अब कंसिस्टेंट है तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइटली मैनी। तो इसके लिए दो केस बने हैं आपके पास। तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए आपके पास नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं, यानी कि वेरिएबल के नंबर कितना है। हमें यूनिक सॉल्यूशन तब मिलता है जबकि आपका जो ये इक्वल आया ना, रो ए इक्वल टू रो सी, ये नंबर ऑफ़ अननोन्स के इक्वल हो जाए।
तो मैं यहाँ पे कंडीशन में लिख देती हूँ, जबकि रो ए इक्वल टू रो सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर रो ए इक्वल टू रो सी तो है, पर ये छोटा हो गया नंबर ऑफ अननोन्स से, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। जिसको ये वेन डायग्राम नहीं समझ में आया, उसके लिए मैं सिंपल वे में भी आपको लिखकर बता देती हूँ क्या करना है। हमारे पास इसमें दो ही केस बनते हैं। हमने दोनों मैट्रिक्स का रो देखा, रो ए इक्वल टू रो सी। पहले इसके लिए बात करते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हमें आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन भी दो तरीके का है। तो इसका पहला पार्ट क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जबकि रो ए इक्वल टू रो सी ये बराबर हों नंबर ऑफ़ अननोन्स के। नंबर ऑफ़ अननोन्स को मैं एन कह देती हूँ, या लिख ही देती हूँ, नंबर ऑफ़ अननोन्स, नंबर ऑफ़ अननोन्स। अगर नंबर ऑफ़ अननोन्स के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अब एक आता है दूसरा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जबकि रैंक ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक सेम होगी और ये छोटी होगी नंबर ऑफ़ अननोन से। ठीक है, तो हम कह देंगे कि जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब ये दो केस तो तब थे जबकि आपका रो ए इक्वल टू रो सी था। अब दूसरा जो इसका मेन है, अगर नहीं है रो ए की रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, या इसी को तो हमने सी कहा था, इसके बराबर नहीं है, तब नो सॉल्यूशन। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो अब जो है हम इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। आपको जो DHA दिए हैं पहले वो डिस्कस करते हैं और उसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इस जो थ्योरम को बताया गया है, थ्योरी को बताया है, वो सब यूज़ होंगी वहाँ पे। अब DHA जो है 9 मतलब DHA 9 देख रहे हैं, उसको सॉल्व करते हैं और साथ में हम प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे जो भी हमने डिस्कस किया है उसकी। फर्स्ट जो है DHA 9 में है, वी कांट अप्लाई क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस।
AX इज इक्वल टू B, वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब। तो क्रैमर्स रूल के लिए मैंने बताया है कि हम कब नहीं कर सकते क्रैमर्स रूल, कब कर सकते हैं, जबकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है। तो कब नहीं कर पाएंगे, जबकि डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो होगा। तो इसका आंसर है, जो अगर आपने पहला वीडियो देख लिया है तो इसका आंसर है बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए सिंगुलर का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो। तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इस केस में हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 2, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन AX इक्वल टू B इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर इक्वेशन के पास सोल्यूशन है तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट है, अगर वो सोल्यूशन नहीं रखती है तो हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट है। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका आंसर है बी। अब थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, एक से ज़्यादा भी ट्रू हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ वन। अब एक 2x2 की ही मैट्रिक्स बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। तो 2x2 की मैंने एक मैट्रिक्स बना ली, 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स है, इसका हर एलिमेंट 1 है। देन रैंक है, रैंक की बात कर रहे हैं, तो अगर इसकी रैंक देखेंगे तो रैंक इसकी आएगी, रो ए से डिनोट करते हैं रैंक को, ये आएगी 1। देखो कैसे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पहले से ज़ीरो हो रहा है, तो 2x2 की मैट्रिक्स है तो रैंक 2 तो नहीं हो सकती। तो यानी कि अगर एक एलिमेंट लेंगे इसमें 1/1 का तो नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए रैंक जो है इसकी 1 हो गई। तो इसमें लिखा है, और ये किसके बराबर नहीं है, 2 के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर तो नहीं है। तो रैंक है यहाँ पे एग्जाम्पल से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो ये जो है गलत है। ये हम जानते हैं कि ए हो, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज, दोनों की रैंक सेम होती है, तो ये वाला सही हो गया, बोथ आर ट्रू। ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है। अब थर्ड करते हैं, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन AX इक्वल टू B इज़ कंसिस्टेंट इफ़ रैंक ए इक्वल टू रैंक AB। तो ये फर्स्ट वाला सही है, तो रूल ही होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है जिसे हम C से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये अगर इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होता है, ये गलत हो गया, तो आंसर इसका ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ AX इज इक्वल टू B। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा पेशेंस रखना क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा कम आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो अब मैं मेथड बताने जा रही हूँ वो जो है हर तरह की मैट्रिक्स के लिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए, भले 5 वेरिएबल की हो या 6 वेरिएबल की हो, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। इसे रो इचेलन फॉर्म भी कहते हैं और सिंपल रो ऑपरेशन से सॉल्व करना भी कहते हैं मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो मैं पहले इसे लिख लेती हूँ। यहीं पे लिख रही हूँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब है A:B हमें बनाना है। तो आप हमारी आएगी 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1। और अब जो है आपका एक लाइन खींच रही हूँ मैं, बी वाले एलिमेंट लिख रही हूँ, और कई बुक्स में लाइन नहीं खींची होती है, कई में डॉट होता है, किसी में लाइन खींची होती है, तो आप वो देख लीजिए। मैं लाइन खींचती हूँ एक, 2 -4 4 एंड 0, ये है आपकी A:B। कई लोग इसमें डॉट डॉट लगाते हैं। अब हम
इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम हमेशा इसमें रो ऑपरेशंस लगाएंगे और कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे रो के अलावा। तो यहाँ से देखने पे क्या होता है कि सबसे पहले हम की पॉइंट लेते हैं, या पिवोटल पॉइंट भी कहते हैं इसे। तो मैंने जो है ये कॉर्नर पर ले लिया, ये 1, इस 1 को ले लिया। इसको मान के मैं इसे सॉल्व करूँगी। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके जो नीचे के होते हैं उसे ज़ीरो किया जाता है, इन एलिमेंट्स को हम ज़ीरो करेंगे। तो ज़ीरो करने के लिए हम जो रो ऑपरेशन लगाएंगे वो मैं लिख देती हूँ। हम R2 को ऑपरेट क्या, R2 बिकम्स R2 माइनस R1, माइनस करा सिंपल। R3 बिकम्स R3 माइनस R1 एंड R4 बिकम्स R4 माइनस R1। ठीक है, कई लोग जो एरो है उल्टा भी लगाते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे लिखा होता है बुक्स में। अब माइनस कर देते हैं सिंपल। तो फर्स्ट जो रो है वो तो ऐसे ही रहेगी एज इट इज़। दूसरी रो में जब हम माइनस करेंगे तो 1 में से -1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 1 में से -1 करेंगे माइनस तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही -1 -1, ठीक है, करते जाएंगे तो -2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन करने पे जो मेरे पास जो मैट्रिक्स आई वो आ गई। इसे सिमिलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसे ऐसे साइन बनाते हैं टिल्डा का और फिर लिखा जाता है 1 -1 1 1 2 एंड 0 2 -2 0 -6। ऐसे थर्ड में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 2 0 -2 2 0 2 0 0 -2। अब जो है हम की पॉइंट ले लेंगे 2 को, यानी कि हमें ऊपर नीचे सबके माइनस करने हैं ऐसे। तो सबसे पहले नीचे वालों को 0 कर देते हैं। तो इस पे रो ऑपरेशन लगाते हैं तो ये सिमिलर हो जाएगी। अभी मैं लिख दूँगी रो ऑपरेशन क्या है। देखो, इसको मान लिया तो इसके नीचे वालों को 0 कर रही हूँ। 1 -1 1 1 2। अच्छा, जो इसमें रो ऑपरेशन लग रहे हैं वो मैं यहाँ ब्लू से लिख देती कॉर्नर में, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है। पहला तो हमने ये किया, R3 को R3 माइनस R2 कर दिया, क्योंकि इसके नीचे 2 2 तो ही है, वो 0 हो जाएंगे। ऐसे ही R4 को R4 बिकम्स R4 माइनस R2। और जो ये सेकंड रो है R2, उसको 2 से डिवाइड कर दो, R2 डिवाइडेड बाय 2। उससे फ़ायदा ये होगा हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम जो है इसको, इस फर्स्ट जो सेकंड रो है इसको माइनस कर देंगे इससे। मतलब R1 को क्या बना देंगे हम, R1 का ऑपरेशन हो जाएगा R1 बिकम्स R1 प्लस R2 बाय 2। यानी कि हमें 2 को छोड़ के ऊपर नीचे के सभी को 0 बनाना है। तो हमारी मेन तो यही है R2, इसी को देखकर ऑपरेट करेंगे सारा काम। तो R2 का पहले मैंने इन दोनों से घटाया तो ये 0 आ जाएंगे दोनों रो से। मतलब पहले ऑपरेशंस हम ये लाइन से करते जाएंगे ये तीनों, फिर बाद में R2 बाय 2 कर देंगे। तो जो है मैंने फर्स्ट ऐसे लिख लिया है, लेकिन जब हम ऑपरेट करते हैं ये सबसे हम ऐड में करेंगे तो इससे बेटर है हम पहले ही कर देते हैं इसे ऑपरेट।
तो जो हमारे नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये वाले हमें ऊपर वाले को माइनस करना है। तो जब मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो ये 1 बन गया। ये जो 2 है वो ये 2 जो है 1 बन जाएगा। 1 और -1 ऐड होंगे तो 0 आ गया। क्योंकि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, ये वाला पहले, ये वाला कर रहे हैं। R1 फर्स्ट रो में कर रहे हैं, R1 में R2 को ऐड कर रहे हैं, लेकिन R2 के हर एलिमेंट को 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा और ये 1 रहेगा और ये आ गया आपका -1, क्योंकि 6 को जब 2 से भाग देंगे तो -3 आएगा। 2 और -3 -1 हो जाता है। अब जो सेकंड है रो, इसको खुद ही से भाग देना है। R2 डिवाइडेड मतलब खुद से 2 से भाग देना है, R2 को 2 से भाग देना है। तो इसको भाग देंगे 2 से तो 0 1 -1, भाग का मतलब डिवाइड होता है, डिवीज़न करना, -3 आ गया। अब R3 थर्ड रो को देखते हैं। थर्ड रो में क्या करना है आपको, R3 माइनस R2 सिंपल घटाना है। ये थर्ड रो है, इसमें से इसको घटाना है। तो 0 0 0 में से -2 घटाया, ये 0 में से -2 घटाया तो 2 आया, फिर -2 आया और फिर 8 आ गया। फिर ऐसे माइनस और किया तो 0 0 2 0 4 आया। तो हमारी ये मैट्रिक्स बन गई। अब यहीं से हमें आंसर मिल जाता है, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब आंसर कैसे देखेंगे, ये देखते हैं। देखो ये जो था आपका, हम x1 x2 x3 ले रहे थे। ये फर्स्ट रो x1 की थी, ये x2 की थी, ये x3 था। यहाँ पे सॉरी रो कह रही हूँ, कॉलम। फर्स्ट कॉलम x1 का, 2 सेकंड कॉलम x2 का, थर्ड x3 का, फोर्थ x4 का कॉलम था। ठीक है, तो अब हमें x जो फोर्थ कॉलम है इसमें एक हमें एलिमेंट मिल गया है। तो हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं या इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें जो x3 था उससे रिलेटेड जो फोर्थ रो है उसमें x3 अकेला मिला है, बाकी सब 0 है, सबके कोफिशिएंट। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी ना, 0x1 + 0x2 + 2x3। तो यानी कि 2 क्या बना हमारा, x3 = 4। तो हमारा आ गया x3 = 2। जब ये x3 = 2 निकल गया तो हमें ऑप्शन देखना चाहिए क्या है। x3 देखते हैं, क्या सब में 2 है? तो x3 सब में 2 है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं मतलब थर्ड वाली इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है हमारी ये, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला बनता है, अब थर्ड 0 × x1 + 0 × x2 + 2 × x3, 2 × x3 प्लस की जगह -2 × x4 = 8। x3 की वैल्यू 2 है तो ये बन जाएगा 4 आपका। 4 यहाँ से आ गया, x4 = x3 की वैल्यू रख देंगे तो ये 4 हो गया। 8 - 4 4 होता है, तो 4/2। यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, -2x4 है तो -2, तो इसकी वैल्यू आ गई -2। x4 की वैल्यू आई -2। तो फिर हम ऑप्शन पे जाते हैं, चेक करते हैं x4 की वैल्यू कहाँ -2 है। देखो तो इन सब में x4 की वैल्यू जो -2 है वो c में तो है नहीं, तो ये c गलत हो गया और d भी गलत हो गया। तो अब हमें इसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है।
अब बचा बी में -2 इसकी वैल्यू है और ए में भी -2 है। तो अब और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये थर्ड इक्वेशन देखो, यहाँ से ये थर्ड लाइन जो है हमारी ये है। तो यहाँ से x1 का कोफिशिएंट 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और x2 में 1 इंटू होगा तो यानी कि 1x2 यानी कि x2 आ गया, और यहाँ -1x3 आया तो x2 -x3 आया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ब्लैक से लिख रही हूँ जिससे यही पास में दिखाई नहीं देता है, इसलिए x2 -x3 आया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ थर्ड में -x3 इक्वल टू x4 का कोफिशिएंट 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये भी इधर 0 होगा। तो क्या बना ये थर्ड वाला -3 इक्वल टू -3। तो अब हमें x2 की इससे वैल्यू मिल जाएगी। x3 आपका क्या था 2, तो वो वैल्यू रख दीजिए x -2 इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू आ गया x2, ये 2 है, x2 इक्वल टू आ गया -1। तो हम फिर चेक करेंगे x2 इक्वल टू -1 है दोनों में कि नहीं है। ठीक है, x2 इक्वल टू -1, इसमें x2 इक्वल टू -1 नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो अब 3 रॉन्ग हो गए, तो बस एक जो ऊपर वाला है वो सही है। x2 इक्वल टू -1 इसमें आ गया, तो यानी कि इसमें थर्ड भी सही होगा। तो इसका आंसर है ए। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको सिर्फ रो ऑपरेशन करनी है, और आपको स्टॉप कब करना है, जबकि कोई एक रो में एक को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 हो जाए। ठीक है, जैसे कि हमने स्टॉप कब किया, यहाँ पे हम रो ऑपरेशन करते रहे, जो जब फोर्थ रो आई, फोर्थ रो में एक इसको छोड़ के जो 2 है उसके अलावा सारे, मतलब 2 और बी के सेक्शन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, ये जो x1 का कोफिशिएंट और x2 और x4 के कोफिशिएंट 0। तब आप इसको स्टॉप कर दें रो ऑपरेशन को, और ऐसे अप्लाई करना शुरू करें। तो आपका DHA 8 डिस्कस हो गया है। DHA 9 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।